आज का पढ़ना है आयतन आवेश वितरण। हम बता दिए थे कि सतत आवेश वितरण होता है। सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला क्या होता है? रैखिक आवेश वितरण, उसके बाद पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा क्या है? आयतन आवेश वितरण। तो रैखिक आवेश वितरण में क्या था कि जब आवेश एक समान रूप से रेखा पर वितरित हो तो रैखिक आवेश वितरण हो गया, और जब आवेश एक समान रूप से पृष्ठ पर वितरण हो तो पृष्ठीय आवेश वितरण हो गया। उसी प्रकार से जब आवेश एक समान रूप से आयतन में वितरित हो तो उसको आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, जब आवेश एक समान रूप से कहां वितरित होगा? आयतन में वितरित होगा तो उसको क्या कहेंगे? आयतन आवेश वितरण। अब सब दिमाग में उलझन पैदा हो रहा होगा कि आयतन में वितरित होने का मतलब क्या हो गया। तो आयतन में वितरित होने का मतलब ये हो गया बाबू कि आयतन के लिए कोई वस्तु 3 विमा में होती है। ठीक है, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी हो। जैसे अभी कमरा है, अब इस कमरा हमारा किस रूप में है? कमरा जो है ये किस रूप में है? आयतन में है। अब इसमें आवेश यहाँ यहाँ एक समान रूप से अगर बांट दिया जाए तो किसमें बट गया? आयतन में बट गया। आई बात समझ? तो अब आयतन आवेश वितरण क्या होता है? जब आवेश एक समान रूप से आयतन में वितरित हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? आयतन आवेश वितरण कहेंगे। मेरी बात समझ आ गया? आयतन आवेश घनत्व एक टर्म होता है, आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व की बात करेंगे तो ये बताइए, अगर मान लेते हैं कि एक कोई गोला है, ठीक है, कोई एक गोला है और इस गोले में आवेश एक समान रूप से ऐसे बटा हुआ है। गोला का आयतन होता है ना? हाँ, गोले का आयतन होता है बाबू, अपने दिमाग में रखे रहिएगा इस चीज को। वृत्त का आयतन नहीं होता, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, गोले का आयतन होता है। अब ये हो गया। अब इसमें आयतन ये जो है पूरा आवेश एक समान रूप से इस गोले में बटा हुआ है। तो ये बताइए, हम मान लेते हैं कि इसका एक छोटा सा आयतन मान लेते हैं। तो छोटा सा आयतन यहां पर मानेंगे, हमने मान लिया ये इसका छोटा सा भाग हो गया, इस गोले का एक छोटा सा भाग हो गया बीच से। आई बात समझ? जैसे एक कमरा है और बीच से हमने इतना एरिया क्या किया? कवर कर लिया, इतना एरिया उठा लिया, ये सबसे छोटा हो गया। आई बात समझ? तो ये बताइए इसका आयतन कितना होगा बाबू? डीवी। आयतन इसका कितना होगा? डीवी होगा, क्योंकि छोटा है। पूरे का आयतन अगर वी है तो छोटे वाले का डीवी। तो ये बताइए पूरे में अगर आवेश क्यू है तो इतने में कितना होगा? तो इतने में आवेश कितना हो गया बाबू? डी क्यू हो गया। आवेश कितना हो गया? डी क्यू आवेश हो गया। अब इसके लिए कहा जाता है कि आयतन आवेश घनत्व को परिभाषित करना है। तो यहां पर मैं लिखना चाहता हूं आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं रो से। किससे बाबू? रो से। तो रो बराबर क्या होता है? डी क्यू अपान डीवी। डी क्यू अपान डीवी, डी क्यू अपान डीवी हो गया। अब अगर हम डीवी को क्या मान लें? 1 मीटर क्यूब मान लें, एक आंक मान लेते हैं। यदि डीवी बराबर 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का मतलब एकांक आयतन हो गया। तो आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा क्या बनेगा? एकांक आयतन में, ध्यान समझिएगा, अगर डीवी 1 मीटर क्यूब हो गया तो रो इक्वल टू क्या निकल के आएगा? डी क्यू। रो इक्वल टू क्या निकल के आएगा? डी क्यू निकल के आएगा। इसका मतलब परिभाषा ध्यान समझिएगा, एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा क्या कहलाएगा बाबू? आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। हमारा जो यहां पर रो है वह आयतन आवेश घनत्व है। मेरी बात समझ में आ गया? अच्छा, अब एकांक आयतन आवेश घनत्व हो गया। अब ये कहता है, ये बताइए कि अगर हम यहां से एक गोला, ये है गोला, इसकी चार्ज पूरा बटा हुआ है, और चार्ज जब बटा हुआ है तो इससे थोड़ी दूर पर कोई हम परीक्षण आवेश रख दें तो पूरा मिल करके इसके ऊपर कितना बल लगाएगा। आई बात समझ? हमें ये एज्यूम करना है। तो हम मान लेते हैं कि यहां से कोई एक आवेश Q0 है जो यहां पर रखा हुआ है, यहां पर रखे हुए हैं हम इसको। मेरी बात समझ आ गया बाबू? अब आवेश Q0 यहां पर रखे हुए हैं, अब Q0 पर पूरे के कारण कितना बल लगेगा? इस गोले में जितने आवेश उपस्थित हैं इसके कारण Q0 पर कितना बल लगेगा, हमको यही कैलकुलेट करना है। तो अब ये चीज बताओ, हमको तो पता नहीं है कि कितना आवेश यहाँ पर फैला हुआ है, क्योंकि आवेश को आज तक किसी ने देखा ही नहीं। तो अभी बताओ, जो हमको पता ही नहीं है कितना आवेश यहाँ पर फैला हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा आयतन ले लेंगे, एक छोटा सा
आयतन मानेंगे और छोटे आयतन में पता करेंगे उसमें कितना आवेश है, तो छोटा 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 मिला करके एक दिन बड़ा नहीं बन जाएगा क्या? आई बात समझ में? तो हम मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, माना एक परीक्षण आवेश Q0, एक परीक्षण आवेश Q0 सूक्ष्म आयतन dV से स्मॉल r दूरी पर रखा गया है। ध्यान से समझिएगा, सूक्ष्म आयतन क्या हो गया बाबू? dV। यहां से एक Q0 हम यहां पर रखे हुए हैं, कितनी दूरी पर रखे हैं? स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। तो हमको पता क्या करना है? ये भाई सिंपल सी बात है, अगर हमको बल पता करना होता है तो पहला नियम है कूलाम जी का कि Q1 और Q2 पता होना चाहिए। तो यहां पर हमको तो एक आवेश पता है लेकिन ये दूसरा आवेश नहीं पता है, तो पता क्या करेंगे कि इस सूक्ष्म आयतन dV में कितना आवेश उपस्थित है। आई बात समझ में? यहां पर लिखेंगे तब सूक्ष्म आयतन dV में उपस्थित आवेश तो बताए रो इक्वल टू क्या होता है बाबू? dQ अपॉन dV होता है। हमको dQ निकालना है, यही आवेश की मात्रा है, तो dV इधर हो जाएगा तो हो जाएगा रो dV बराबर क्या? dQ हो गया। मतलब कितना आवेश यहां पर उपस्थित है? यहां dV में कितना है? रो इंटू dV आवेश उपस्थित है इस छोटे आयतन में। आई बात समझ में? अच्छा, अभी बताइए, जब रो dV आवेश यहां पर उपस्थित हो गया तो इस रो dV के कारण Q0 पर लगने वाला बल, आई बात समझ में? लिखेंगे तब रो dV आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, तो किसके नियम से बाबू? कूलाम के नियम से। क्यों कूलाम का नियम अप्लाई हुआ? क्योंकि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कौन सा नियम अप्लाई होता है? कूलाम का नियम अप्लाई होता है। तो कूलाम के नियम से क्या कहते हैं वो? आई बताइए, जब आयतन छोटा है उसमें आवेशों की मात्रा छोटी है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? छोटा होगा। तो DF इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। तो Q1 की वैल्यू कितना है बाबू? Q0 और Q2 की वैल्यू कितना है? रो dV अपान क्या होता है? R स्क्वायर होता है। आई बात समझ में? अच्छा, अभी बताइए ये किसके कारण लग गया? रो इंटू dV आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल कितना हो गया बाबू? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 रो dV अपान R स्क्वायर हो गया। अब हमको ये बताइए, जब छोटे के कारण पता चल गया तो हमको अब पूरे आवेशों के कारण पता करना है। ठीक है, तो हम बताया जब बाबू किसी छोटी चीज को आपको जब बड़ा करना हो तो उसको क्या कर देते हैं? हम समाकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? समाकलन कर देते हैं। तो लिखेंगे गोले में उपस्थित, गोले में ऐसे लिखे पूरे आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल। अब लगने वाला बल कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? समाकलन कर देते हैं। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 1 का समाकलन, समीकरण 1 का आयतन के सापेक्ष समाकलन। हम आयतन के सापेक्ष क्यों किए बाबू? क्योंकि पूरा आवेश हमारा कहां बटा हुआ है? आयतन में बटा हुआ है। जब लंबाई में बटी थी तो लंबाई के सापेक्ष समाकलन करते थे, जब क्षेत्र पृष्ठ पर बटा था तो उसका हम a के सापेक्ष समाकलन किए थे। अब कहां बटा हुआ है? आयतन में बटा हुआ है, तो हम आयतन के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा बाबू? इंटीग्रेशन ऑफ dF इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q0 रो dV अपॉन R स्क्वायर। किसके सापेक्ष यहां पर लिख दिया हमने? वॉल्यूम, आयतन के सापेक्ष है। तो ये बताइए DF का समाकलन क्या आता है? F इक्वल टू, अब Q0 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये क्या है? नियत है। क्या बाबू? नियत है। तो इसको कहां कर दें? बाहर। तो Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और V हो गया और रो dV
अपॉन आर स्क्वायर। इतना फोर्स लगेगा बाबू, किसके कारण? पूरे इस गोले में जितना आवेश वितरित है उसके कारण Q0 पर इतना बल लगेगा। मेरी बात समझ में आ गया?